हेलो दोस्तों, आज पेश है आपके सामने द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जो एक शॉर्ट स्टोरी है और खुशबंत सिंह के द्वारा लिखी हुई है। उसका हिंदी ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन। ये कहानी आपको NCERT का जो इंग्लिश का सिलेबस है 11वीं क्लास के लिए, उसमें आपको पढ़नी पड़ती है। तो ये इसका पहला भाग है। इसका दूसरा भाग भी हमारे चैनल पे मौजूद है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पे जाके अब दूसरे वाली कहानी को भी जरूर देखें। तो सबसे पहले जो टाइटल है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, तो देखिए पोर्ट्रेट शब्द का जो यूज है वो दो तरह से यूज होता है। एक तो पोर्ट्रेट का मतलब हो गया तस्वीर, लेकिन पोर्ट्रेट वर्ड का यूज हम तब भी करते हैं जब किसी इंसान के बारे में हम आपको सारी चीजें बता रहे हो। जो तस्वीर है उस इंसान की, उसे जिंदा करके आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हो। तो राइटर हैं यहाँ पे अपनी दादी के बारे में आपको हर बात से रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए यहाँ पे द पोर्ट्रेट शब्द का जो प्रयोग है वो एक रिकलेक्शन के रूप में, एक यादों को फिर से जिंदा करने के तरीके से आपके सामने रखा गया है। लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंडमदर was an old woman। मेरी जो दादी थी, सब दादियों की तरह वो एक बूढ़ी औरत थी। She had been wrinkled for the 20 years that I had known her। वो बूढ़ी थी और wrinkled, उनकी झुर्रियां जो थी वो मैं पिछले 20 सालों से देख रहा था, जब से मैंने उन्हें जाना था। तो मतलब राइटर यहाँ पे जो है बता रहे हैं कि जब से राइटर ने उन्हें देखा, उनके चेहरे पे हमेशा झुर्रियां पड़ी हुई थी। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband। और लोग कहते हैं, राइटर का कहना है कि किसी वक्त वो एक जवान और सुंदर थी और उनका एक हस्बैंड भी था। But that was hard to believe। लेकिन इस पे यकीन करना बहुत मुश्किल लगता है। वो इसलिए क्योंकि जब से राइटर ने अपनी दादी को देखा था तो वो बूढ़ी थी, उसके साथ साथ ही उनका जो हस्बैंड है वो भी नहीं था। तो ये सब जो बातें हैं राइटर्स के आने से पहले की बातें हैं, और इसलिए राइटर को लगता है कि इन बातों पे यकीन करना मुश्किल है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादा की जो तस्वीर है पोर्ट्रेट, वो जो मेंटल पीस उस जगह को कहते हैं जैसे जहाँ किसी कमरे में पहले जो आग जलाने की जगह होती थी, उसके ऊपर जो सामान रखने की जगह होती थी या एक शेल्फ होता था, उसके ऊपर टंगी हुई उनकी फोटो थी। He wore a big turban and loose fitting clothes। दादा की पगड़ी थी और उनके जो कपड़े थे loose fitting, ढीले ढाले थे उस फोटो में। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old। और उनकी जो दाढ़ी थी बहुत सफेद थी और इसके साथ साथ ही वो बहुत बड़ी भी थी, और इसके कारण दादा की छाती का एक बड़ा हिस्सा उसने ढक रखा था। और उसमें जो मेरे दादा थे वो कम से कम 100 साल के लग रहे थे। He did not look the sort of person who would have a wife or children। मेरा दादा देखने में ऐसे नहीं थे जिनकी बीवी या बच्चे हों। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। उन्हें देख के तो ऐसा लगता था कि शायद उनके बहुत सारे पोते पोतियां हों। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting। और जहां तक मेरी दादी जो कि जवान और सुंदर थी, ये सोच के भी, तो यहाँ पे राइटर का कहने का मतलब ये है कि शायद दादा उस तरीके का इंसान था जिसे अपनी जिम्मेवारी का कोई ज्यादा एहसास नहीं था। She often told us of the games she used to play as a child। और जो मेरी दादी थी वो हमेशा हमें उन खेलों के बारे में बताती थी जो जब वो बच्ची थी तब खेलती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us। और जो वो कहती थी वो बहुत ही absurd, जो dignified, जिसमें थोड़ी इज्जत ना हो। तो खेल शायद उनके ऐसे होते थे जो कि अब जब हम सुनते थे तो हमें बहुत ही अटपटा सा लगता था और हमें ये भी लगता था कि ये कैसे खेल खेलती होंगी, लेकिन उन खेलों को हम उस तरीके से लेते थे जैसे कि उन कहानियों की तरह जो कि वो हमें
जैसे कि उन कहानियों की तरह जो कि वो हमें पैगंबरों के बारे में सुनाती थी। तो राइटर जो है दादी के खेलों को बच्चों की कहानियों की तरह लेते थे, जिसपे थोड़ा बाद में जाके विश्वास करना मुश्किल होता है। She had always been short and fat and slight, मोटी थी और slightly bent, थोड़ा झुकी हुई थी। Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere, और उनका जो चेहरा था वो क्रिस क्रॉस, मतलब हर तरफ से जो आड़ी तिरछी लाइनें होती हैं क्रिस क्रॉस, उस तरह की झुर्रियां जो होती हैं रिंकल्स, उससे भरा हुआ था, जो चेहरे के हर कोने से हर कोने में था। No, we were certain she had always been as we had known her. नहीं, हमें इस बात का यकीन था कि जो वो थीं वो हमेशा से ही उसी तरह की दिखती थीं जहां तक हमें याद। Very old that she could not have grown older. बूढ़ी, इतनी बूढ़ी, terribly old, कि अब ये मुमकिन ही नहीं था कि वो उससे ज्यादा बूढ़ी हो सकती। And had stayed at the same age for 20 years. और उनकी जो उम्र थी वो 20 सालों से उसी जगह पर, तो उम्र थी वो 20 सालों से उसी जगह पर रुकी हुई थी। मतलब वो हमेशा से बूढ़ी दिखती आई थी, और जहां तक राइटर को याद है कि उन 20 सालों में वो जरा भी नहीं बदली थी। She could never have been pretty, but she was always beautiful. तो राइटर कहते हैं कि हो सकता है लगी हो, लेकिन वो हमेशा से बहुत ही सुंदर थी। तो यहाँ पे सुंदरता को राइटर ने सिर्फ उस दौर से नहीं लिया है जब उनकी दादी जवान थीं या सुंदर थीं, बल्कि जब से राइटर ने उन्हें देखा है, राइटर को लगा है कि वो हमेशा से ब्यूटीफुल रही हैं। और उसका कारण ये था, she hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. वो घर भर में hobbled, थोड़ा लंगड़ा के spotless white, मतलब क्योंकि वो विधवा थी तो उन्होंने सफेद कपड़ों में वो घर में हर तरफ थोड़ा लंगड़ा के चलती थी। उनका एक हाथ उनके कमर पे रहता था ताकि वो अपने आप को बैलेंस कर सके, क्योंकि वो थोड़ा, और उनका जो दूसरा हाथ था वो रोजरी, जो ये पूजा करते समय या प्रार्थना करते समय आपने देखा होगा कि एक माला होती है कई लोगों के हाथ में, तो एक हाथ जो है उनका उसी माला के जो मनके होते हैं उसको गिनती थी, टेलिंग। Her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face. Silver locks, जो बालों के सफेद गुच्छे हैं, वो उनके पीले पड़ चुके मुरझाए हुए puckered face के ऊपर बहुत ही untidily बिखरे हुए रहते थे। And her lips constantly moved in inaudible prayer. और उनके जो होंठ थे वो कॉन्स्टेंटली हर पल इनऑडिबल प्रेयर, जिसे आप सुन न सकें, इनऑडिबल, ऐसी प्रार्थना में मग्न रहते थे। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल, जरूर वो बहुत सुंदर थी। उनका जो परसोना था, जो उनका व्यक्तित्व था, जिस हिसाब से वो चलती थी, जिस तरह से वो मग्न रहती थी, पूजा करती थी, घर में घूमती थी, ये सारी बातें उनको बहुत सुंदर बनाता था। She was like the winter landscape in the mountains. वो एक सर्दी की प्राकृतिक छटा जो होती है, लैंडस्केप, जो मतलब जो दृश्य दिखता है पहाड़ों पर, उस तरह की दिखती थी। An expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. एक उस फैलाव की तरह, एक्सपेंस, जो कि किसी शुद्ध शांत सफेदी की तरह दिखता है, जो कि शांति की सांस ले रहा हो और संतुष्टि से भरा हुआ हो। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। तो ये जो चीज थी उनकी दादी को बहुत ही सुंदर बनाती थी, क्योंकि वो कुछ इस तरह से थी। मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी जो दादी थी और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. मेरे माता पिता जब शहर में रहने के लिए चले गए तो वो मुझे मेरी दादी के साथ छोड़ गए थे,
और हम लोग कॉन्स्टेंटली टुगेदर, हमेशा साथ साथ ही होते थे क्योंकि हम एक ही जगह रह रहे थे. शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. वो मुझे सुबह उठा देती और स्कूल के लिए तैयार करती. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. और सुबह मेरी दादी क्या करती कि वो जो सुबह की प्रार्थना है वो मोनोटोनस, मतलब अपने आप में ही गुनगुनाती हुई सिंग सॉन्ग वो करती, और इसके साथ साथ ही वो मुझे नहलाती और मुझे तैयार भी करती, और उसकी ये आशा होती कि शायद जो प्रार्थना वो कर रही है मैं भी सुनूं और उसे याद कर लूं. नो इट बाय हार्ट. आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट. मैं सुनता था क्योंकि मुझे उसकी आवाज पसंद थी, लेकिन प्रार्थना को याद करने में मैंने कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई. बॉदर्ड. देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक. उसके बाद वो मेरी वो ले आती जो कि पहले से धोई हुई होती और उस पे जो है येलो चॉक पुता हुआ होता, प्लास्टर्ड. तो बहुत सालों पहले जब बच्चे छोटे होते थे तो उनके पास लकड़ी की एक तख्ती होती थी जिसपे कि वो मुल्तानी मिट्टी लगाया करते थे, और सुबह उसी को लेके जब वो सूख जाती थी तो लेके स्कूल जाया करते. अ टाइनी अर्थन इंक पॉट एंड ए रेड पेन. उसके बाद वो मुझे एक छोटा मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट, शाई रखने की दवात देती और एक लाल पेन देती. टाई देम इन ए बंडल एंड हैंड इट टू मी. ये सारी चीजें वो एक बंडल में बांध देती और फिर वो मुझे देती. आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट. उसके बाद एक मोटी सी स्टेल, क्योंकि उसमें कोई स्वाद नहीं होता था, वो चपाती को क्या करती थी उस पे घी लगा देती और उसके ऊपर वो थोड़ी चीनी. वी वेंट टू स्कूल. और उस नाश्ते के बाद हम स्कूल जाते. शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स. लेकिन मेरी दादी इसके साथ ही क्या करती थी कि वो बहुत सारी जो बासी स्टेल चपातीज होती हैं वो गांव के कुत्तों के लिए भी अपने साथ लेकर चलती. मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल. मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती क्योंकि जो स्कूल था मंदिर से लगा हुआ था. द प्रीस्ट टोट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर. और वहाँ का जो पुजारी था वो हमें अल्फाबेट जो काखगा होती है वो सिखाता और इसके साथ ही सुबह की जो प्रार्थना है वो सिखाता. While the children sat in rows in either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. जब बच्चे लाइन से बैठे हुए सेट इन रोज, बरामदा जो था उसके दोनों तरफ और वो कहे गए और जो प्रार्थना है वो सब कोरस में गा रहे होते या पढ़ रहे होते, मतलब मिलकर. माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स. और मेरी दादी उस समय क्या कर रही होती थी कि वो जो शास्त्र होते हैं या जो अवधान उन्हें पढ़ रही होती थी. When we had both finished, we would walk back together. और जब हम दोनों के काम खत्म हो जाते, मतलब स्कूल खत्म हो जाता, तो हम साथ साथ फिर वापस जाते. This time the village dogs would meet us at the temple door. और इस वक्त जो गांव के कुत्ते होते थे वो हमें मंदिर के दरवाजे पे मिलते थे. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. और ये जो कुत्ते थे हमारे पीछे पीछे आते, एक दूसरे के ऊपर भौंकते, एक दूसरे से लड़ते, और वो इसलिए क्योंकि हम उन्हें जो चपाती थी वो देते थे और इस पे उनकी लड़ाई होती थी. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. और उसके बाद जब मेरे माँ बाप अच्छी तरह से सेटल हो चुके थे शहर में, तो उन्होंने फिर हमें लेने भेजा साथ रहने के लिए. ये जो वाक्य था ये एक मोड़ था हमारी दोस्ती में, मतलब दादी और मेरी दोस्ती में. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. हालांकि हम एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन
मेरी दादी अब मुझे स्कूल छोड़ने नहीं आती थी। लेकिन मेरी दादी अब मुझे स्कूल छोड़ने नहीं आती थी। I used to go to an English school in a motor bus. मैं एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ने लगा था और बस से जाता था। There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city. अब कुत्ते भी नहीं थे गलियों में, तो दादी को यहाँ थोड़ी परेशानी हुई क्योंकि अब वो कुत्तों को रोटी नहीं डाल सकती थी। लेकिन दादी ने क्या किया, अब कुत्तों की जगह वो जो चिड़ियाँ होती हैं, गोरैया जिसे कहते हैं हम लोग, स्पैरोज, उन्हें वो चुगाने लगी थी, जो कि हमारे शहर वाले घर के आंगन में आते थे। As the years rolled by, we saw less of each other. और इसके साथ साथ ही अब समय में परिवर्तन आने लगा था। हम लोग अब एक दूसरे को कम ही देखते थे क्योंकि अब परिस्थितियां बदल गई थीं। For some time she continued to wake me up and get me ready for school. कुछ समय तो उन्होंने मुझे सुबह उठाना और मुझे तैयार करना जारी रखा। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. और कई बार जब मैं स्कूल से वापस आता था तो वो मुझसे पूछती थी कि टीचर ने क्या पढ़ाया। I would and learning. और मैं उन्हें बताता था कि कैसे आज मैंने इंग्लिश के वर्ड्स सीखे और जो पश्चिमी विज्ञान और जो सीख है उसके बारे में बताता। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो गुरुत्व आकर्षण का सिद्धांत है उसके बारे में बताता। आकर्षण का सिद्धांत है उसके बारे में बताता। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है उसके बारे में बताता। द वर्ल्ड बीइंग राउंड एटसेट्रा, और ये कि संसार जो है गोल है। तो ऐसी बातें जो है मैं उन्हें बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये चीजें उन्हें दुखी करती थी क्योंकि वो मेरी पढ़ाई में अब मदद नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वाज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। वो पश्चिमी जो सीख है उसमें वो विश्वास नहीं करती थी और इंग्लिश स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है ये भी उन्हें पसंद नहीं था। और इस बात से वो दुखी रहती थी कि अब भगवान और शास्त्रों के बारे में मेरी पढ़ाई नहीं होती थी। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, और एक दिन मैंने उनसे कहा कि देखो अब हमें तो संगीत भी पढ़ाया जा रहा है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, ये सुन के बहुत वो चिंतित हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूइड एसोसिएशन, उनके लिए म्यूजिक जो है बहुत बुरी चीजों से जुड़ा हुआ था। ल्यूइड एसोसिएशन, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बैगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक। मेरी दादी के लिए संगीत और भिखारियों से जुड़ा हुआ था और ये किसी सभ्य और सीधे साधे आदमी जैसे कि जेंटल फॉक के लिए बनी हुई चीज नहीं थी। तो दादी को जो है संगीत से चिढ़ थी। तो दोस्तों ये था इस कहानी की हिंदी ट्रांसलेशन और इसका एक्सप्लेनेशन। होपफुली आपको इस कहानी को समझने में आसानी हुई हो। जरूर बताइएगा कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए